नमस्कार दोस्तों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने काफ़ी कुछ विशेषताएं देख ली थी। आज हम बात करेंगे जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हम आर्थिक विशेषताओं पे थे और आर्थिक विशेषताओं में हमने कृषि कर लिया था और उसके साथ साथ में हमने जो पशुपालन था वो देख लिया था। उसके बाद में हमने उसकी जो व्यापार वाणिज्य था वो भी पढ़ लिया था। तो आर्थिक जीवन की विशेषताओं में जो शेष बचा था वो था आपके शिल्प एवं उद्योग। एक तो ये पॉइंट शेष बचा हुआ है और इसके बाद हम धार्मिक जीवन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी उसको आप आगे बढ़ाओगे और सबसे पहले जो है वो शुरू करोगे यहाँ से। शिल्प व उद्योग। ठीक है, आर्थिक जीवन का ये चौथा बिंदु। पहला बिंदु था हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा था पशुपालन, तीसरा था व्यापार एवं वाणिज्य और आज हम चौथे बिंदु पे बात करेंगे और चौथा बिंदु है हमारा उद्योग कि इस समय हड़प्पा काल में कौन कौन से उद्योग थे। यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा काल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो इसका सीधा उत्तर जाता है विद्यार्थियों कि सबसे प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। दूसरा सवाल इसका बनता है कौन सा उद्योग कहाँ पे था। ठीक है, जैसे मण का उद्योग कहाँ पे था, या पूछते हैं कि शंख उद्योग कहाँ पे था, सीपी उद्योग कहाँ पे था। इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। तो ये कौन कौन से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उसको साथ में लेते हुए हम इसको लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग थे। ठीक है, तो सबसे पहला उद्योग और वो था आपके एक चीज़ और, इसमें हम 2 पक्ष देखते हैं, प्रमुख उद्योग और दूसरा पक्ष जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपकी कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है, रॉ मटेरियल। देखिए विद्यार्थी, क्या है ना कि कोई भी उद्योग हो, उद्योग के अंदर हमें एक प्रकार से कुछ भी वस्तु बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। जैसे मान लो सूती कपड़ा है तो वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में कपास चाहिए। अगर कोई लोहे की फैक्ट्री है तो हमें लोहे का अयस्क चाहिए। अगर कोई यूँ कहिए कि गन्ने की फैक्ट्री है तो हमें गन्ना चाहिए होता है। हालांकि यहाँ गन्ने की नहीं परिचित है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रबड़ की फैक्ट्री में रबड़ कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है। तो हर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब हम यहाँ से ये भी देखेंगे शिल्प एवं उद्योग में से कि इस समय हमें रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता था, कच्चा माल कौन कौन से क्षेत्रों से आता था। और स्पेशली हम इसमें कच्चे माल के रूप में पत्थर देखेंगे, इसके साथ साथ में कुछ मुख्य मिट्टी के रूप भी देखेंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे धातुएं कहाँ से प्राप्त होती थी। ठीक है, तो ये देखेंगे और प्रमुख उद्योग देखेंगे। तो दोनों पॉइंट से प्रश्न परीक्षा से बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख उद्योगों के ऊपर कि इस समय कौन कौन से उद्योग मुख्य रूप से प्रचलित थे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर अपन प्रमुख उद्योगों की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहला उद्योग जो था वो था आपके सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, कोई भी इतिहास के अंदर कोई भी बात जो होती है वो आपके तभी कही जाती है जब उसके पीछे हमें कोई न कोई साक्ष्य मिले। बिना साक्ष्यों के कही गई बात प्रमाणिक नहीं होती और वो एक प्रकार से इतिहास को दर्शन शास्त्र और लिटरेचर से भिन्न नहीं कर पाती। देखो, दर्शन शास्त्र और साहित्य और इतिहास, इन तीनों में एक बड़ा फ़र्क है। जैसे अजातशत्रु नाटक इसमें इतिहास में नहीं है, इसमें लिटरेचर में अजातशत्रु नाटक है, शायद जयशंकर प्रसाद का है। तो इतिहास दर्शन जो लिटरेचर है, साहित्यकार, वो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी उसमें लिख सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, वो उसके ऊपर पाबंदियाँ नहीं है। लेकिन इतिहासकार के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। इतिहासकार बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना उस तथ्य के प्रमाणीकरण के लिख नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग कहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे इनको कई सारे साक्ष्यों मिले होंगे, कई सारे साक्ष्यों के बेस पे कहा होगा, अन्यथा ये कह नहीं सकते थे। तो ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं सूती वस्त्र के जो कि हम एक चीज़ और, आपके दिमाग में ये प्रश्न भी जेहन में आ सकता है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं, वस्त्र तो नष्ट हो गया होगा। तो इसमें विद्यार्थियों ये रहता है कि कुछ चीज़ें मृद भांडों से सुरक्षित रह जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कोई हमें मृद भांड मिला उसके ऊपर कोई छाप वगैरह होती है, चिपकाया हुआ होता है,
तो वो धीरे धीरे वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी फिर अपन लेबोरेटरी में जाके चेक करते हैं ना, तो उस पदार्थ से पता चल जाता है कि ये पदार्थ किस धातु से, किस तत्वों से बना हुआ है। जैसे लकड़ी की हल तो मिट्टी हो गई, लेकिन उस मिट्टी को जब लैब में जाके उसका परीक्षण किया तो पता चला कि ये मिट्टी बेसिकली लकड़ी थी और बाद में मिट्टी में कन्वर्ट हुई है। समझ गए होंगे आप। तो इस टाइप से प्रमाणीकरण किया जाता था। अब वो सूती वस्त्र एज इट इज ऐसा तो नहीं मिला है, लेकिन जो रेत भी मिली है ना उस वहाँ पे चिपकी हुई, उस रेत के जब प्रमाण लिए गए, जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि ये रेत नहीं है, बल्कि सूती वस्त्र नष्ट होने के बाद में जो भुरभुराया गया था वो चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इस आधार पर सूती वस्त्र रह जाता है, बाकी रहता नहीं है। कई बच्चे ऐसे मुझे मैसेज करते, सर अनाज कैसे रहा। देखो, आपके जहन में सवाल आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन में अगर सवाल आ रहे हैं इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी ऐसे जहन में सवाल आते हैं आप खुद उत्तर तलाशिए। आपको बहुत ज़्यादा तलाशने के बाद भी ना मिले तो मुझे पूछ लीजिए, मैं हूँ ही उत्तर देने के लिए। आपका उत्तर, आपका प्रश्न कभी खाली नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपन बात करें तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ तो ये लिखनी है कि यह हड़प्पा काल का सबसे प्रमुख उद्योग था, ठीक है। हड़प्पाकालीन सर्वप्रमुख उद्योग। सर्वप्रमुख उद्योग कहने के पीछे दो रीज़न होते हैं। तो पहला विद्यार्थी रीज़न सीधा सा ये होता है कि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल मिले हैं तो अधिकांश स्थानों से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले होंगे, और दूसरा कि बड़े पैमाने पे मिले होंगे। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे निश्चित रूप से ये उद्योग विकसित रहा होगा, ठीक है। तो हड़प्पाकालीन सर्वप्रमुख उद्योग जो था वो कौन सा था, सूती वस्त्र उद्योग था। अब इसके प्रमाण कहाँ से मिले, वैसे तो इसके प्रमाण काफ़ी स्थानों से मिले हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रमाण देखिए, कुछ मुख्य प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले। ये हमारी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर सूती वस्त्र के धागे लपेटे हुए मिले हैं हमें। ठीक है। कैसे सवाल आता है कि सूती वस्त्र के धागे किस स्थान से मिले, तो सूती वस्त्र के धागे मिले हैं विद्यार्थियों हमें मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब दूसरा और कहाँ कहाँ मिला, और मैक्सिमम स्थानों पे बर्तनों पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। ये कहाँ से मिली, ये लोथल से भी मिली है, ठीक है। ये कालीबंगा से भी मिली है, और कहाँ से मिली, ये हड़प्पा से भी मिली है। तो ये कई स्थानों से मिली, किसी एक स्थान से नहीं बल्कि कई स्थानों से मिली, ठीक है। तो ये दो मेन साक्ष्य थे जो हमें वो यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा ये सूती वस्त्र निर्माण उद्योग हो गया, और कौन कौन से मेन उद्योग थे वो देखिए, ये आप आराम से लिख लीजिए क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था मन का उद्योग, मन का उद्योग, ठीक है। अब देखिए मन का उद्योग, अब मनके का क्या उपयोग होता होगा, अभी तक इसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा फिर भी माना जाता है कि मन के उद्योग का उपयोग है वो धार्मिक कार्यों में भी हो सकता है, मापन के कार्यों में भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें, ज़्यादा अपन डिटेल में जब हम कला पढ़ेंगे तो उसमें मन का आएगा, वहाँ पे और एक्स्ट्रा हम पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए कि मन का उद्योग के जो हमें प्रमाण हैं वो एक तो चन्हुदड़ो से मिले हैं, चन्हुदड़ो व लोथल से प्रमाण मिले, ठीक है, मन का उद्योग के प्रमाण।
ये मन का हो गया। मनके के बारे में डिटेल से आगे और आएगा कला के अंदर, यहाँ लिख लेंगे तो वहाँ कुछ बचेगा नहीं। शंख उद्योग, ठीक है, शंख उद्योग। शंख का तो अपने पास चित्र भी है, आप देख सकते हो, ये शंख का चित्र है। ये हड़प्पाकालीन शंख है जो हमें कहाँ से मिला है, ये नागेश्वर से मिला है, ठीक है, बालाकोट से मिला। बालाकोट तो मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पे है, नागेश्वर है गुजरात के अंदर, ठीक है। ये हड़प्पाकालीन शंख है, ठीक है। उपयोग आप देख रहे हैं, ये भी एक पात्र के रूप में है, इसके उपयोग भी अपन आगे समझने वाले हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जिसके बारे में आज भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली इनका उपयोग क्या होता होगा, ठीक है। शंख उद्योग, और इसमें हम लिख लेते हैं वापस वही चीज़, नागेश्वर व बालाकोट, बालाकोट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शंख उद्योग है। सॉरी ये चित्र गलत बता दिया आपको, ये सीपी है, सॉरी सीपी यंत्र है, ये सीपी है, ये शंख उद्योग हो गया। तीसरा, चौथा बताता हूँ आपको। चौथा उद्योग जो था वो था आपके सीपी उद्योग, सीप उद्योग, ठीक है। और सीप उद्योग जो मिले हैं हमें वो मुख्य रूप से बालाकोट और लोथल, बालाकोट व लोथल से प्राप्त हुए, ठीक है। बालाकोट और लोथल से सीपी यंत्र जो है वो, ये सीपी उद्योग प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये कोई ऐसा पात्र नज़र आ रहा है कि जिसमें कुछ या तो पीसा जा रहा हो या फिर कुछ इस टाइप का पात्र नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सीप उद्योग था। और इसके अलावा हमें इसमें एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक हमें कालीबंगा से सीपी यंत्र भी मिला है, कालीबंगा से सीपी यंत्र मिला है, ठीक है। तो ये उद्योग है, बाकी तो क्या हर जगह से काफ़ी कुछ जगहों से हमें है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये सीपी उद्योग हो गया। इसके अलावा आपको ये 4 मेन उद्योगी थे उस समय, और हम कुछ और भी लिख सकते हैं। मृद भांड उद्योग भी मिले हैं हर जगह से, मृद भांड उद्योग हर स्थान से प्राप्त हुए हैं, हर स्थान से प्राप्त हुए। इसके अलावा नोट करके अपन और भी डाल सकते हैं कि ये लोग आपके ताम्र, कांस्य, चांदी व सोने से परिचित थे, सोने से परिचित थे। मगर सोने के बर्तन हमें मिले नहीं है। आभूषण जरूर मिले, बर्तन नहीं मिले, बर्तन नहीं मिले, बल्कि आभूषण मिले। कई बार ये सवाल भी आता है कि सोने के बर्तन हड़प्पा से मिले, तो कि नहीं मिले, क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा के अंदर एक और उद्योग भी मिला है, पत्थर उद्योग। पत्थर उद्योग भी मिला है हमें, ठीक है। इसकी लिवान कला होती थी पत्थर उद्योग के अंदर, और ये तरकई किला क्षेत्र से मिला है, तरकई किला हड़प्पा, ठीक है। तो ये कुछ मेन शिल्प व उद्योग थे जो हड़प्पा काल में प्रचलित थे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो प्रमुख उद्योग तो हो गए, ये 5 टाइप हो गई। और अब हम देखते हैं कच्चे माल का। देखो विद्यार्थियों, इसमें से सवाल बन सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है मनका, शंख और सीप से। ये कई बार सवाल बनते हैं और ये तथ्य दोनों याद रखना अच्छे से, ठीक है।
और अब हम बात करते हैं कि एक प्रकार से कच्चे माल की सामग्री। कच्चा माल कहाँ से मिलता था? कच्चा माल प्राप्ति क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखो कच्चे माल की अगर अपन बात करेंगे तो अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र। जैसे सबसे पहली चीज टिन व चांदी। टिन व चांदी कहाँ मिलती थी? ये ईरान से आयात की जाती थी। ईरान के पास में फरगना से भी था, फरगना के साथ साथ में अफगानिस्तान से भी चांदी मिलती थी, ठीक है। ये इन क्षेत्रों से चीज़ें हैं वो प्राप्त की जाती थी, ईरान, फरगना और अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद अगर अपन दूसरी बात करें सोने की, तो सोना कहाँ से मिलता था? एक तो मिलता था आपके कोलार की खानों से। कोलार की खानें कहाँ पे हैं? कर्नाटक। कोलार, पिकलीहल, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, अपन पहले बात कर चुके हैं, कर्नाटक से, ठीक है। तो यहाँ से वो सोना मिलता था। वैसे अगर सोने की बात करें तो ये विदेशों से नहीं मंगवाया जाता था, बल्कि सिंधु नदी के पास में जो प्लेसर है, सिंधु के प्लेसर से। प्लेसर क्या होता है? देखो विद्यार्थियों, जो नदी होती है, नदी के आसपास के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी के जमाव होते हैं, और जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, उस जमाव के नीचे के भागों में जब अपन जाते हैं तो यहाँ पे उसकी ग्रंथियों से हमें कई बार सोना मिलता है। तो नदियों के जो जमाव होते हैं उसे प्लेसर बोला जाता है। उन प्लेसर से भी धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो जलोढ़ जमाव लिख सकते हैं हम उसके, जलोढ़ जमाव, ठीक है। तो सिंधु नदी के प्लेसर जो है, यहाँ से भी सोना प्राप्ति के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं कि यहाँ सोना होता होगा, ठीक है। तो ये कोलार हो गया, कोलार से आज भी मिलता है और पहले भी था इसमें, ठीक है। सोना हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं सीसा। सीसा हमें भारत की अगर मैं बात करूं तो अजमेर, कश्मीर, ठीक है। अजमेर और कश्मीर में स्पेशली यहाँ से वो मिलता था सीसा। और अगर मैं विदेश की बात करूं तो ईरान से मिलता था, अफगानिस्तान से मिलता था। वैसे जहाँ जहाँ सोना है, चांदी मिलती है, वहाँ वहाँ विद्यार्थियों सोना भी ये सीसा भी मिलता है, ठीक है। तो ईरान और अफगानिस्तान में चांदी भी थी और इसके साथ साथ में सीसा। ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ पे चांदी के खान हैं, वहाँ पे अक्सर शीशे की भी खान होती है, क्योंकि सीसा और चांदी ऑलमोस्ट सेम अयस्क से बन जाते हैं, ठीक है, अर्जेंटीनम से। तो उस हिसाब से तो ये चारों स्थानों पे हमें शीशे के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ से सीसा हम खरीदते होंगे। तो टिन, चांदी, सोना हो गया, सीसा हो गया। अब जैसे कार्नेलियम, ठीक है, कार्नेलियम होता था लाल पत्थर, और ये कार्नेलियम स्पेशली उस समय मिलता था काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात में, ठीक है। काठियावाड़ गुजरात के अंदर कार्नेलियम मिलता था, और कार्नेलियम के हार वगैरह बनाए जाते थे। इस लाल पत्थर के गले में पहनने वाले हार जो आपने देखे होंगे, अभी भी कोई लोग है वो ऐसा पहनते हैं जिसमें एक नगीना टाइप होता है जो डाल देते हैं उसमें, वैक्सीलियम कार्नेलियम में होता है, ठीक है। तो ये काठियावाड़ गुजरात से मिलते थे और हार वगैरह बनाने में काम आता है। और मेसोपोटामिया में भी आपको पता होगा कि कार्नेलियम की एक वस्तु, हार जो है वो वहाँ से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिरोजा, ठीक है। फिरोजा वैसे ये भी एक पत्थर ही है, और इसका भी खुरासन, अफगानिस्तान, तुर्की क्षेत्र, ठीक है, इनसे यहाँ से अब फिरोजा मिल रहा है, अफगानिस्तान वगैरह से, यहाँ से फिरोजा। ये सारे महंगे पत्थर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तुर्की लिखा है नहीं, तुर्की मतलब तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से फिरोजा मिलता था। इसके अलावा अगर अपन कुछ और नाम देखें तो जैसे फ्लिंट, ये भी पत्थर ही है सारे के सारे। फ्लिंट हो, चाहे चर्ट हो, चाहे आपके चकमक पत्थर हो जिससे अग्नि पैदा की जाती थी, ये सारे के सारे पत्थर अपन ने पढ़े थे, पाषाण काल में भी पढ़े थे। तो ये सारे के सारे पत्थर जो है ये आपके पाकिस्तान से आजकल रोहिड़ी खाने और
रोड़ी खाने और सुकुर की खानों से प्राप्त होते हैं। सुकुर खाने कहाँ पे? पाकिस्तान। यहाँ से हमें ये खनिज मिलता है, फ्लिंट, चर्ट, चकमक, है ना, ये सब मिलता है। इसके अलावा हम अगर और भी कुछ देखें तो कार्नेलियम हो गया और लाजवर्द मणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। ये सारे के सारे पत्थर है ना, ये सारे के सारे ध्यान रखना। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में भी स्पेशली बदख्शां क्षेत्र में, बदख्शां अफगानिस्तान, और इसके सीमा के जस्ट पास में एक क्षेत्र आया बलूचिस्तान पाकिस्तान का, ये भी आपके यहाँ पर भी ये लाजवर्द मणि मिलती थी हमें, ठीक है। तो ये सारे पत्थर ही है। इसके अलावा लाजवर्द मणि हो गई, फिरोज़ा हो गया, लाल, अच्छा एक गोमेद और है, गोमेद, गोमेद कश्मीर में है, मिलता था गोमेद, ये भी पत्थर ही है, कश्मीर, पंजाब, ठीक है, कालीबंगा क्षेत्र में। तो ये 3-4 स्थान थे जहाँ से गोमेद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये गोमेद हो गया, लाजवर्द मणि वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। और इसके अलावा और कुछ जस्ता देख लेते हैं थोड़ा सा। जस्ता भी तुर्कमेनिस्तान से ये लोग लाते थे। जस्ता तुर्कमेनिस्तान का मतलब ये था कि जो सोरत गोई मुंडी गौक हमने देखे हैं उससे थोड़ा सा ऊपरी भाग, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से है वो जस्ता मिल जाता था, ठीक है। और इसके अलावा और एक आता है जैस्पर, जो कि राजस्थान से मिलता था, जैस्पर राजस्थान। बस ये 10 मेन याद रखना, ताकि परीक्षा में वैसे एक आधा नहीं आता, ये परीक्षा में क्या होता है कि 3-4 एक साथ आते हैं, फिर आता है सुमिलित कीजिए, तो क्या हमें इस प्रकार से समस्या नहीं आएगी। तो ये आप लिस्ट है वो बना लेना और इसको याद कर लेना। वैसे तो क्या लिस्ट इतनी लंबी है कि अपन 100 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेन यहाँ पे यही आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे उद्योग, और इसमें ये प्रमुख उद्योग भी हो गए और कच्चा माल भी हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आर्थिक जीवन विद्यार्थियों पूरा हो गया। आर्थिक जीवन के 4 आयामों को हमने टच किया। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में, कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है, धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें आपके कई सारी पूजाएं हम देखेंगे। एक तो देखेंगे मातृ देवी, ठीक है, क्योंकि चूंकि सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ मातृ देवी की मिली, तो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि परिवार मातृ सत्तात्मक रहा होगा, ठीक है। और मतलब स्त्री देवता की, मातृ देवी की पूजा होती थी। पुरुष देवता, कौन सा? पुरुष देवता। अब पुरुष देवता की भी हमें एक मिली है, मुहर पूरी की पूरी मिली है, और पशुपति की मुहर जिसे अपन बोलते हैं, और भी बहुत सारी योगी की मूर्तियाँ भी हैं। तो पुरुष देवता, इसके साथ साथ में अन्य आ जाएंगे। अन्य में हम क्या क्या देखेंगे? अन्य में हम देखेंगे कि वृक्ष तथा पशु पक्षी पूजा, मतलब ये एक प्रकार से हो गया आपके प्रकृति पूजा हो गई। इसके साथ साथ में लिंग योनि की पूजा भी होती थी, ठीक है, लिंग योनि की पूजा। इसके साथ में सूर्य पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जो स्वास्तिक मिला वो सूर्य का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से सूर्य पूजा भी करते होंगे। इसके अलावा हम और भी देखेंगे, अग्नि वेदिकाएं भी मिली है, ठीक है, मतलब यज्ञ वगैरह करते होंगे। तो ये सारे के सारे कुछ अन्य और आ जाएंगे। वृक्ष पूजा, पशु पक्षी, इसमें फिर नाग देवता वगैरह, पीपल की पूजा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेन 3 आयामों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। धार्मिक जीवन हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर हमें कला और पतन शेष बचेगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं मातृ देवी की मूर्तियों के ऊपर।
अब देखिए आगे, अब हम वो सबसे पहले लेंगे कि मातृ देवी की पूजा ये लोग कैसे करते थे, मातृ देवी की पूजा के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मातृ देवी, ठीक है। अब मातृ देवी की अगर अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ मातृ देवी की प्राप्त हुई है। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि ये लोग जो है ये मातृ सत्तात्मक परिवार रहा होगा और सबसे अधिक माता की पूजा की जाती होगी, ठीक है। इसके अलावा मृण मूर्तियों के साथ साथ में हमें एक प्रकार से और भी बहुत सारी प्रमाण मिले हैं। जैसे मैं बताऊं, मोहनजोदड़ो से कई सारे प्रमाण मिले हैं जिसमें आपके एक ऐसी मुहर मिली है जिसके ऊपर एक स्त्री है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, और गर्भ से जो पौधा निकल रहा है वो एक तरफ है, और उस मुहर की जो दूसरी तरफ चित्र बनाया हुआ है उसमें एक व्यक्ति जो है वो आपकी एक हंसिया लिए हुए है, मतलब एक धारदार हथियार लिए हुए खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इसमें माता को जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है उसको पृथ्वी की देवी बताया गया हो, उपजाऊ की देवी बताया गया, उसको सीधा फर्टिलाइजेशन से जोड़ा गया है, और पुरुष को हंसिया लिए हुए खड़ा मतलब पुरुष खेती का कार्य कर रहा है। इसकी तुलना ऐसी भी बैठाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि इसमें एक पुरुष नर बलि दे के खेती का काम कर रहा हो। तो कई सारे आयाम टच किए विद्वानों ने उस मुहर के बेस पे। ऐसी मुहर भी मिली है, एक ऐसी मुहर भी मिली है जिसमें पीपल का एक वृक्ष है जिसमें ऐसे दो टहनियाँ हैं, उसके ऊपर महिला खड़ी है, नीचे एक आदमी जो है वो हथियार लेके खड़ा है बकरे को लेके। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पशु बलि होती होगी। इस टाइप से भी पीपल की पूजा का भी प्रमाण मिलता है। बलूचिस्तान से एक रौद्र नारी का चित्र मिला है, मुहर मिली है। रौद्र मतलब एक गुस्से स्वभाव में, मतलब नारी का दुर्गा रूप एक प्रकार से आप कह सकते, काली रूप कह सकते हो, उस टाइप से। तो इस समय मातृ देवी की सौम्य मूर्तियाँ भी मिली और रौद्र मूर्तियाँ भी मिली, ठीक है। तो हम सभी देखेंगे कि किस तरह से क्या सिस्टम था, कौन कौन सी मूर्तियाँ मुख्य यहाँ पे मिली है, ठीक है। एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी कहो या उसको आप उर्वरा देवी कहो या उसको मार्शल ने आइसिस देवी भी कहा है, ठीक है, या उसको दीप लक्ष्मी भी कहा है वेंकटेश ने। ये किसने कहा? मार्शल ने। ये किसने कहा है? इतिहासकार वेंकटेश ने, ठीक है। तो कई सारे नाम दिए, उर्वरा देवी, आइसिस देवी, दीप लक्ष्मी। है क्या इसमें? अब देखिए, इस मूर्ति की जो खास बात है विद्यार्थियों, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि ये मूर्ति क्या, सॉरी, मुहर है और हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब हड़प्पा से जो ये मुहर प्राप्त हुई, इसमें है क्या क्या? देखो, हड़प्पा से प्राप्त, हड़प्पा से प्राप्त हुई, पहली चीज तो ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अब इस मुहर के एक और, मुहर के दो तरफ, एक तरफ क्या है, स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ, मोहर की दूसरी तरफ क्या है, इसके जो दूसरी तरफ एक पुरुष हंसिया लिए हुए खड़ा। हंसिया मतलब फसल काटने का औजार, आप कह सकते, दात्रा बोल सकते हो जैसे अपन, हंसिया लिए खड़ा हुआ है। तो इस मुहर पर ये दो चीजें हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस मुहर के बेस पे निष्कर्ष निकाला जा सकता है
एक तो स्त्री की गर्भ से पौधा निकलना, मतलब ये हुआ कि यहाँ सीधी स्त्री को उर्वरकता के साथ जोड़ा है, क्योंकि स्त्री को अगर अपन पृथ्वी माता मानते हैं तो पौधा स्त्री की गर्भ से निकलेगा, क्योंकि वो पौधा जो है वो पृथ्वी के ऊपर निकलता है। तो इस बेस पे इसको क्या कहा गया है, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये फसल उगी है और पुरुष उस फसल को काटने के लिए खड़ा है, तो एक प्रकार से उसको सीधा सा खेती से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उपजाऊपन से जोड़ दिया जाता है। अब दूसरा ये माना जाता है कि पुरुष हंसिया लेके खड़ा, मतलब कोई नर बलि के संकेत भी हो सकते हैं। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि उपजाऊपन, कृषि, उपजाऊपन कहो, कृषि कहो, और इस प्रकार से इसको जोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति खेती कर रहा है और माता को एक प्रकार से पृथ्वी देवी के रूप में देखा गया है। दूसरा, नर बलि के संकेत भी हो सकते हैं। ठीक है, नर बलि के संकेत। तो ये दो निष्कर्ष विद्वानों के सामने निकले हैं इस मूर्ति को, मुहर को देखकर। ठीक है, सॉरी, संकेत है। ठीक है, अब आप इसको है वो लिख लो, ताकि क्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो ना आए। ठीक है, अब देखिए अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ। ये पृथ्वी देवी और अरोरा देवी की बात थी जो हमें मिली है, और इसे कई बार ऐसे शाकंभरी देवी भी नाम दे दिया जाता है। शाकंभरी देवी का मतलब भी उपजाऊपन की देवी ही है। ठीक है, सारे इसी के नाम है। इस मोहर के ऊपर जो फोटो है, इसी को है वो एक प्रकार से देवी नाम दिया गया है। ठीक है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है, इस बात का ध्यान रखना। हड़प्पा से एक और भी मोहर मिली है, उसके बारे में भी हम अभी लिख लेते हैं। अब हड़प्पा से एक दूसरी और मोहर मिली है। हड़प्पा से एक और मोहर ठीक है, मोहर जिसके ऊपर क्या है, एक स्त्री जो कि पीपल के वृक्ष के ऊपर खड़ी है, ऊपर खड़ी है, तथा एक व्यक्ति, एक पुरुष बकरे के साथ हंसिया लिए खड़ा हुआ है, लिए खड़ा है। ठीक है, अब ये पशु बलि के संकेत है। किसके? ये पशु बलि के संकेत है। ठीक है, इसको भी आप है वो बढ़िया तरीके से याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनने की पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तीसरी जो मोहर हमें प्राप्त होती है वो एक बलूचिस्तान यहाँ एक झोब संस्कृति है। झोब संस्कृति का मतलब कोई झोब गांव है, और वहाँ पे प्राचीन कालीन संस्कृति जैसे आमरी संस्कृति, कुल्लीनाल संस्कृति है, वैसे बलूचिस्तान से एक रौद्र नारी की। अब देखो, रौद्र नारी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि क्रोधित नारी आप कह सकते हो। तो ऐसे रौद्र नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, मृण मूर्ति प्राप्त हुई। तो इस मृण मूर्ति के साथ ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हड़प्पा काल में जो मातृ देवी की पूजा थी, सौम्य रूप में भी होती थी और रौद्र रूप में भी होती थी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा रौद्र व सौम्य रूप में होती थी। ठीक है, दोनों रूपों में होती थी। अब लास्ट बात, चौथा पॉइंट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मातृ देवी की पूजा के बारे में, कि ये माता की पूजा कर रहे थे, उसके एक प्रकार से हम सारे साक्ष्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला साक्ष्य था, ये इसका दूसरा साक्ष्य, तीसरा साक्ष्य और चौथा साक्ष्य। ठीक है, सर्वाधिक मृण मूर्तियां, सर्वाधिक मृण मूर्तियां मातृ देवी की मिली, देवी की प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है आपके, ये मोस्टली आपके हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चुनहुदड़ो, बनावली, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मिली है, प्राप्त हुई है। और इसी आधार पर तो कहा गया है कि भाई इन लोगों में मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, ऐसा इसी बेस पे कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात और भी देखने को मिली है। गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों में, कालीबंगा वगैरह, इन क्षेत्रों में मातृ देवी की मूर्तियों का अभाव देखा गया है। ठीक है, इस हिसाब से ऐसा माना जाता होगा कि पूरी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती होगी, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, मगर कालीबंगा, मिताथल, सुरकोटड़ा, लोथल से मृण मूर्तियों का अभाव है। मतलब मातृ देवी की मृण मूर्तियों का, है ना, ध्यान रखना। मातृ देवी की मृण मूर्तियों का अभाव है इन क्षेत्रों में, तो इसकी बेस पे ये कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में संभवतः मातृ देवी की पूजा नहीं होती होगी, बाकी सारे स्थानों पर मातृ देवी की पूजा होती होगी, ऐसा है वो अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब ये तो होगी मातृ देवी की बात। अब हम बात करेंगे पुरुष देवता की, ये हो गया। अब हम पुरुष देवता के बारे में देखते हैं कि पुरुषों के बारे में किस प्रकार से ये पूजा करते थे। ठीक है, पुरुष देवता, पुरुष देवता। अब पुरुष देवता के अंदर हमें कई सारी मोहरें प्राप्त हुई। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मोहर विद्यार्थियों मिली, वो मिली पशुपति की मोहर। बिल्कुल सैल खड़ी की बनी हुई है, टेराकोटा की मिट्टी की मोहर है। इस मोहर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस मोहर में काफ़ी कुछ विशेषताएं परीक्षा में पूछी जाती है, और इन विशेषताओं को हमें ध्यान में भी रखना है, और हमारे लिए ये विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर इस पूरे चित्र को देख पा रहे हैं तो अपन है वो एक एक पॉइंट इसका क्लियर करेंगे। मैं आपको चित्र में भी दिखाता रहूँगा कौन सा पॉइंट किस जगह पे स्थित है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, मिली कहाँ पे है? तो मिली है सबसे पहली चीज़ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त हुई, मैके को प्राप्त हुई और इसे आदि शिव, इसे मार्शल ने आदि शिव कहा।
आदि शिव महायोगी, महायोगी, इसके अलावा पशुपति मोहर कहा जाता है। किसकी बनी है? सेल खड़ी की बनी है। सेल खड़ी क्या होता है? पक्की हुई मिट्टी, टेराकोटा जिसे आप कह सकते हो, पक्की मिट्टी, ठीक है, सेल खड़ी से निर्मित है ये। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषताएं, पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता विद्यार्थियों, ये आप अच्छे से चित्र देखना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसमें ये बैठे हैं पद्मासन अवस्था में। इसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? पद्मासन अवस्था कहते हैं। और तीन मुख हैं, एक इधर का दिख रहा है, एक इधर का, एक सामने वाला। तो पद्मासन अवस्था में, योग की अवस्था में त्रिमुखी एक प्रकार से व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें आप देख सकते हो। तो ये आएगा आपके इसमें पहली विशेषता। क्या लिखेंगे? पद्मासन योग में, पद्मासन योग में त्रिमुखी व उन्नत शीशन अवस्था में, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अब सिर के ऊपर भैंस के सींग के आकार का एक त्रिशूल है, ठीक है, ये भी ध्यान से समझते जाओ। क्या है? भैंस के सींग के आकार का, भैंस के सींग का आकार लिए त्रिशूल मुकुट पर है और विराजमान भी चौकी पर है। ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी क्या है? चौकी पर विराजमान है। ये भी विशेषताओं में आप ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, पशुपति मोहर की विशेषताएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। फिर ये खुली बाहें हैं और खुली बाहों में आप देख पा रहे होंगे ये चूड़ियां हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि खुली बाहें और इसमें चूड़ियां पहनी हुई है। खुली बाहें जिनमें चूड़ियां पहनी है, ठीक है। ये तीसरी विशेषता। इसकी चौथी विशेषता, अब देखिए इधर हाथी और ये बाघ दिख रहा है, ठीक है। इधर आपके ये गेंडा दिख रहा है और एक मिनट, एक भैंसा है, एक गेंडा है, वो दाएं तरफ और बाएं तरफ, ठीक है। अब अगर अपन दाईं तरफ देखें तो हाथी और बाघ, और बाईं तरफ भैंसा और गेंडा, ये चार पशु है। देखिए देखिए दाईं तरफ, आकृति के दाईं तरफ हाथी व बाघ, कुछ विद्वान कहते हैं चीता भी हो सकता है, ठीक है, बट बाघ नजर आ रहा है। ये सारे याद रखना, पशु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो एंगल से इंपॉर्टेंट है। पहला एंगल ये लगता है यहाँ पे
कि हड़प्पाकालीन लोग किस जानवर से परिचित थे कि नहीं थे। फिर ये हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, ये सारे नाम आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ उन्होंने बकरी वगैरह ये सब वहाँ पे आ जाते हैं, कुत्ता, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाईं तरफ हाथी व बाघ तथा दाईं तरफ बाईं तरफ तथा बाईं तरफ भैंसा व गैंडा है। तो कितने पशु हो गए? 4। लेकिन नीचे प्लेटफॉर्म पर आमने सामने 2 हिरण हैं। कितने? 2 हिरण हैं यहाँ पे। तो हैंडा तथा नीचे 2 हरिण हैं। इस हिसाब से कुल आकृतियां पशु कितने हैं? 5 आकृतियां 6। ध्यान रखना, पशु कितने हैं कुल? 5। आकृतियां कितनी है? 6। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आकृतियां पशुओं की 6, लेकिन पशु कितने हैं? 5। एक है हिरण एक्स्ट्रा हो गया, 2 हिरण है ना, इसलिए। ये तो होगी बात। इसके अलावा ऊपर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 5 6 और 7, ये टोटल 7 अक्षरों का हड़प्पा लेख लिखा हुआ है, हड़प्पा लिपि से। ये आरपीएससी ने एक बार गलती से, हालांकि मेरे हिसाब से सवाल डिलीट भी कर लिया होगा, आरपीएससी ने 6 अक्षरों का लेख माना है, लेकिन फिर मैंने बहुत जगह पे जब तलाशा तो मुझे राइट आंसर ये मिला कि 7 अक्षरों का लेख है। ठीक है, ये चौथी विशेषता। 5 विशेषता, 7 अक्षरों का हड़प्पा लेख का हड़प्पा लेख है। ठीक है, ये इसके ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी विद्यार्थियों, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाने वाली बातें हैं। पशुपति की मुहर नेट में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछते हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। इसको आपको याद रखना। एक पत्थर की योगी की मूर्ति है, वो अलग है, उसको अपन आगे कला में देखेंगे। ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगी, उसको अपन कला में चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 और ये छठी विशेषता आप ये चौकी पर विराजमान है, ऐसे लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप आराम से इसको चित्र को देखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये पशु वगैरह, लिपि वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं कि पुरुष देवता में पहली मुहर तो होगी तय, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पशुपति की मुहर। अब पुरुष देवता, पुरुष पूजा के अंदर और भी बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जो हम है वो एक एक करके और लिखेंगे आगे। ठीक है, एक पुरुष देवता के अंदर एक मोहनजोदड़ो से एक और मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक और मुहर प्राप्त हुई है, जिसपे क्या है? जिसपे एक ताम्र फलक पर तांबे का एक टुकड़ा है, और उस ताम्र फलक के ऊपर एक आपके शिव की मूर्ति है। जैसे शिव नाम दिया गया है, लेकिन धनुष लिए हुए व्यक्ति खड़ा है। धनुष लिए एक व्यक्ति है। ठीक है, जैसे बाद में पुरातत्वविदों ने किरात शिव नाम दिया है। ठीक है, किरात शिव नाम दिया, शिव का किरात रूप था। अपन आगे जब किरात अर्जुनियम भारवी का लेख पढ़ेंगे आगे इतिहास के अंदर, तब इसको मैं किरात को आपको आगे समझाने वाला हूँ। अभी तो आप मोहनजोदड़ो देख लो। ठीक है, ये इसके अलावा कई सारे सींग युक्त देवता भी मिले। सींग युक्त देवता, कई सारे ऐसे देवता मिले जिनके सींग बने हुए हैं। कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कोटदजी से भी मिले हैं। कोटदजी,
ठीक है। यहाँ कई स्थानों से सिंह देवता के मंदिर भी मिले, सॉरी देवता मिले, मंदिर तो कहीं नहीं मिला। तो इस हिसाब से ये सारी बातें थी आपके पुरुष देवता से संबंधित। तो पुरुष देवता की ये हो गए, मातृ देवी की मूर्तियाँ हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया अन्य में आते हैं। अन्य में ये चारों बातें हम समझेंगे, उसके साथ ही हमारा धार्मिक जीवन पूरा हो जाएगा। और फिर हम आएंगे कला के ऊपर, ठीक है। सॉरी, आप भी सोच रहे हो तो सर डिस्टर्ब कर लिया। आप भी पानी पी लिया करो, क्या ना भूल जाओगे ऐसे। कई बार क्या पढ़ते पढ़ते हम इतने लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझते जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ रही होगी। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हम केवल वीडियो पर डिपेंड है। मैं कहता हूँ कि आप केवल वीडियो पर डिपेंड ही रहिए। वैसे भी आपको इस वीडियोस के अंदर जो कंटेंट मिल रहा है वो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट कंटेंट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो, ठीक है। बहुत विश्वास के साथ बोलता हूँ। आराम से वीडियो देखिए, हाथ से लिखिए, और उसके बाद टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहिए। प्रश्न पुराने सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पढ़े हुए में से कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इससे विश्वास और बढ़ता जाएगा आपका, मेरे प्रति भी और नोट्स के प्रति भी। और शांति से काम करते जाइए। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, किताबें मैं अपने आप पढ़ लूँगा, आप बस इस कंटेंट को याद करते रहिए, ठीक है ना। और साथ में अस्त व्यस्त नहीं होना है। डेली 3 वीडियो कर लो, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का कर लो, एक आप ये कर लो प्राचीन का, एक आप आधुनिक भारत जो चल रहा है वहाँ पे फर्स्ट पेपर में वो करते रहो। ऐसे करते करते मैं फरवरी मार्च तक आपका कोर्स करवा दूँगा अच्छे से, ठीक है। तो तब तक आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। फिर 1-2 महीने लास्ट में रिवीजन को ढंग से काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में पढ़ने की ज़्यादा इच्छा है तो NCERT के 3 पार्ट पढ़ लो वाली 12वीं क्लास के। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपने नोट्स, वीडियो नोट्स प्लस NCERT की 12वीं की किताब मैं मना नहीं करूँगा उसको, क्योंकि काफ़ी सिंपल भाषा में है, चीज़ें कई बार आराम से समझ में आ जाती है। भारत के इतिहास के कुछ विषय, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये 3 पार्ट आते हैं 12वीं क्लास में। 11वीं नहीं पढ़नी क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो ज़्यादा नहीं है, तो 12वीं पढ़ लो। बाकी बड़े बड़े जितने ग्रंथ हैं उसको आप साइड में रख लो और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अपन वृक्ष, ये अन्यों पे अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा नंबर ही ले लेता हूँ ना मैं। दूसरे नंबर पे पुरुष देवता ले लिया, तीसरे नंबर पे ले लेते हैं अन्य पे लिंग योनि पूजा, ठीक है। लिंग योनि पूजा, हाँ देखिए, लिंग योनि पूजा के बारे में हमने पहले भी बात करी थी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में भी, कि वैदिक काल में इसको घृणित माना जाता था, लेकिन सिंधु घाटी काल में इसको पवित्र माना जाता था। बलूचिस्तान से, कालीबंगा से हमें लिंग और योनि के कई सारे मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस बेस पे हम कहते हैं कि ये लोग लिंग योनि की पूजा करते होंगे। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि उस लिंग की पूजा उस समय भी होती थी, आज भी होती है। आज हम शिवलिंग को पूजते हैं, वो भी एक प्रकार से लिंग की पूजा ही है। योनि की पूजा भी भारत में होती है, जैसे कामाख्या देवी मंदिर में की जाती है असम के अंदर। तो आप ऐसे समझिए कि वो चीज़ें ठीक ही होगी, उस समय उन्होंने जो की थी वो आज भी की जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए लिंग योनि पूजा से 2 सवाल बनते हैं कि कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए इसके। तो आप कहोगे इसमें कि एक तो हो गए हैं कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से हमें पक्की मिट्टी अर्थात टेराकोटा के लिंग योनि मिले हैं, ठीक है।
दूसरा बलूचिस्तान से योनि की आकृति मिली। बलूचिस्तान से योनि की आकृति मिली, ये हो गया। ठीक है। तीसरी पूजा में हम देखते हैं स्वास्तिक की पूजा। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक है। किसका? सूर्य पूजा का प्रतीक है। प्रतीक है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक उस समय भी पूजा जाता था, आज भी इसकी पूजा की जाती है और हमें यह कई जगहों से मिला है, स्पेशली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। ठीक है। ये स्वास्तिक पूजा हो गया, लिंग योनि पूजा हो गई, ये चौथा नंबर पे, सॉरी तीसरा नंबर हो गया, चौथा हो गया। उसके बाद में आता है पशु पक्षी पूजा, पांचवें नंबर पे। पशु पक्षी वृक्ष पूजा। ठीक है। ये सारी पूजा होती थी उस समय और इसके क्या क्या प्रमाण हैं वो मैं अपन एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा काल की जितनी भी हमें मोहरें मिली हैं, उन मोहरों में सबसे अधिक मोहरों के ऊपर किसी का चित्रांकन हुआ है तो हुआ पीपल का। पीपल देवता के रूप में माने जाते थे, ऐसा माना जाता था। पीपल देवता जो अपनी सवारी करते हैं वो यूनिकॉर्न की करते हैं, मतलब एक सरंगी बैल अपन आगे पढ़ने वाले हैं उसकी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चित्रांकन किसका हुआ है? सर्वाधिक मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन, मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन पीपल, ये देवता के रूप में माने जाते थे, देवता का हुआ है। तथा इसकी सवारी यूनिकॉर्न, इसे अपन एक सरंगी बैल बोलते हैं, इसको अपन समझेंगे आगे। एक सरंगी बैल सवारी यूनिकॉर्न थी। ठीक है। यूनिकॉर्न की भी पूजा की जाती थी क्योंकि उस समय कई ऐसी मोहरें प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरों पर यूनिकॉर्न का एक प्रकार से दिया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है। मतलब चित्रांकन हो रखा है। तो पीपल देवता हो गए यहाँ पे स्पेशली। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक पीपल के एक और भी मोहर मिली हमें मोहनजोदड़ो से, ये यूनिकॉर्न। दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो से सप्त मातरंग का मोहर मिली है, मोहर मिली जिसमें पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे 7 लोग खड़े हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि पीपल का कितनी मूल्य थी। तो वृक्ष पूजा में पीपल पूजा सबसे अधिक हो गई। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात थी उस समय कि पीपल पूजा बड़े मात्रा में की जाती थी। अब अपन कुछ पशु पक्षियों की बात कर लें, जीवों की बात कर लेते हैं। अब आता है एक नाग पूजा। तीसरे में है नाग पूजा। नाग पूजा भी होती थी, तो इसके कहाँ का प्रमाण मिले वो अपन देखते हैं। देखो, इसमें इसके लोथल से प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? लोथल से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी प्रमाण मिले। एक व्यक्ति की मूर्ति के पीछे आपके मोहनजोदड़ो से, लोथल से तो क्या 3 मृदभांड मिले हैं। लोथल से 3 मृदभांड मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की एक प्रकार से एक पूरी की पूरी मोहर मिली है, आकृति मिली है, जिसके पीछे सर्प का फन है। ठीक है। तो एक तो ये लोथल हो गया, एक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
पुरुष की आकृति के पीछे, पुरुष की आकृति के पीछे सर्पफन, ठीक है, सर्पफन मतलब सर्प पूजनीय था उस समय, ये नाग पूजा हो गई। इसके अलावा अगर अपन कुछ पक्षियों की पूजा की बात करें तो कुछ प्रमाण हमें पक्षी पूजा के भी मिलते हैं, ठीक है, फाख्ता पक्षी व हाजा पक्षी, ठीक है। तो फाख्ता और हाजा के बारे में हम कल भी बात कर चुके थे और आज फिर हम करेंगे कि फाख्ता कहते थे बत्तख को, जो कि सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था, बत्तख, ठीक है, सबसे पवित्र पक्षी था ये, ठीक है। हाजा कहते थे मोर को। तो इस प्रकार से इनकी पूजा की जाती थी। तो हड़प्पा काल में पशु पक्षी और इनकी भी पूजाएं की जाती थी, वृक्षों की पूजा की जाती थी। ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट आता है अग्नि वेदिकाओं का, ठीक है, देख लो आराम से इसको। ये कितने हो गए देखो, ये सारे के सारे चल रहे हैं। पुरुष देवता, फिर तीसरे नंबर पे लिंग योनि, चौथे पे स्वास्तिक, पांचवें पशु पक्षी वृक्ष पूजा और छठे पे अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका, ठीक है। अग्नि वेदिका का मतलब ये होगा कि यज्ञ कार्य करते थे। आप देख पा रहे होंगे ये कालीबंगा की एक अग्नि वेदिका है, जहाँ से हमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये लोग यज्ञ वगैरह करते होंगे। तो हमें कई सारे अग्नि वेदिका के भी प्रमाण मिले, कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें एक प्रकार से कालीबंगा से 7 वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्नि वेदिका। और बनावली से भी मिली है। अब इन दोनों की खास बात विद्यार्थियों ये है कि ऐसा लगता है कि ये अग्नि वेदिकाओं की एक तो साइज बहुत बड़ी है, दूसरा इनके आसपास स्नान करने का भी एक क्षेत्र है। तो ऐसा माना जाता है कि इन वेदिकाओं में यज्ञ होता होगा और उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोग स्नान करते होंगे। तो ये बड़े पैमाने पे होता होगा, इसलिए माना जाता है कि ये सामुदायिक महत्व के लिए होगी। सामुदायिक महत्व का मतलब ये है कि किसी एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए ये प्रयोग में लाई गई होगी। तो कालीबंगा से और बनावली से जो भी आपको मिली है यहाँ पे हमें अग्नि वेदिकाएं, इनका उपयोग आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए उस समय होता होगा। इसके अलावा भी हमें कई और भी स्थानों से मिली है, लोथल से मिली है, ठीक है। इसके अलावा हमें आमरी से मिली है, राखी गड्डी से मिली है, राखी गड्डी, ठीक है, और नागेश्वर। यहाँ पे क्या है कि ये बहुत छोटी छोटी है और बहुत छोटी होने के कारण और पास में ऐसे कोई धार्मिक स्नान घर जैसा नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि ये पारिवारिक महत्व की होगी, ठीक है। ये कैसी होगी? पारिवारिक महत्व की अग्नि वेदिकाएँ होगी। तो कुल मिला के 2 टाइप की अग्नि वेदिकाएँ हमें मिली है, सामुदायिक महत्व की और पारिवारिक महत्व की। इससे लगता है कि ये लोग यज्ञ कर्म कांड से भी परिचित होंगे और ये यज्ञ वगैरह करते होंगे। तो ये था विद्यार्थियों पूरा का पूरा धार्मिक जीवन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ठीक ठाक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अग्नि वेदिकाएँ हो गई, सूर्य पूजा, लिंग पूजा और वृक्ष पशु पूजा, ठीक है। कल की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम हड़प्पा कालीन कला पर बात करेंगे डिटेल से, और फिर एक लास्ट क्लास होगी जिसमें हम हड़प्पा काल की सभ्यता का पतन करवा देंगे। फिर एक मैं लिख रहा हूँ हड़प्पा के नगरों के बारे में, जिसमें सामान्य डिटेल पूरी होगी। फिर वो मेन जो नगर है 15-20 उन नगरों की एक PDF में अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, क्योंकि मोस्टली साक्ष्य तो सारे रिपीट हो गए हैं, बनावली के हो चाहे राखी गड्डी के हो, लेकिन कुछ और भी है वो मैं आपके 5-7 पन्ने होंगे वो मैं आपके अपलोड कर दूंगा। आप उसको आराम से देखना और चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो और वो पेपर अपनी रजिस्टर में भी चिपका सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो बस 2 क्लासेस के बाद हमारा
ये हड़प्पा सभ्यता पूरा हो गया। हड़प्पा सभ्यता पूरे होते ही प्राचीन भारत के 10 सवाल आते हैं फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में। 35 सवाल, 35 में से 10 सवाल का काम हमारा पूरा हो जाएगा। 3 सवाल आते हैं हड़प्पा सभ्यता से, 2 से 3 सवाल आते हैं पाषाण काल से, 2 सवाल आते हैं आपके भारत की भौतिक विशेषताएं और भारत की जो भी थी आपके लोकेशन वहाँ से 8, और 1 या 2 सवाल आते हैं भारत की संस्कृति के बाह्य प्रसार से। मिनिमम 10 सवाल आते हैं, तो 35 में से 10 का काम प्राचीन का हो जाता है हमारा सिंधु समाप्त होने के साथ ही। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।